Hello students, good morning to all. In this video lecture, we will discuss about the parasitic adaptation in Helminthes. So Helminthes जो एक ग्रुप है that includes Platyhelminthes and Aschelminthes. तो पैरासिटिक अडेप्टेशंस तो जो हेलमिंथीज ग्रुप होता है इसमें आपके पैरासाइट्स इंक्लूड होते हैं, एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स दोनों तरह के पैरासाइट्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेटीहेलमिंथेस में आपके टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा 3 क्लासेस होती हैं। इसमें से टर्बिलेरियंस जो हैं ये आपके पैरासाइट्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट अदर बाकी रिमेनिंग जो 2 क्लासेस हैं ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा, यहाँ पे आप एक्सोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स दोनों को देखते हैं। एस्केलमेंथेस आपके मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासिटिक लाइफ को वेल करने के लिए, पैरासिटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं एनिमल में टू सर्वाइव विद इन द होस्ट एंड टू मेंटेन देयर स्पीशीज। ठीक है, अपने स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में जिंदा रखने के लिए इनमें बहुत सारे अडेप्टेशंस आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 टर्म्स को यूज़ करते हैं, पैरासिटिक एंड अडेप्टेशन। इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी दूसरी लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दे आर नोन एज पैरासाइट्स। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ ए पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ द होस्ट डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एट द साइट ऑफ इट्स इन्फेक्शन। इट्स कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट। कोई भी एक एनिमल जो अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए किसी दूसरे की लाइफ पे डिपेंडेंट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट में भी एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, यानी ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के विद इन द बॉडी, दे कैन बी फाउंड विद इन द बॉडी और ऑन द बॉडी। ठीक है, इनका कनेक्शन जो है वो हो सकता है पूरी लाइफ किसी पे डिपेंडेंट करते हो या पर्टिकुलर किसी स्टेज पे डिपेंडेंट करते हो, इस तरह का सीन होता है। ठीक है, अब एडेप्टेशन एक टर्म और यहाँ पे हमने लिया, पैरासिटिक अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस आर दोज चेंजेस दैट that make a suitable environment to perpetuate in a host or on the host। ठीक है, तो वो सारे वेरिएशंस, वो सारे चेंजेस जो किसी भी पैरासाइट को अपने होस्ट के बॉडी में या होस्ट की सरफेस पे रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो सारे चेंजेस जो उसकी लाइफ को इजी बनाते हैं, उन सभी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन हमेशा जेनेटिक लेवल पे चलता है। ठीक है, चेंजेस दैट अकर ऑन अ जेनेटिक लेवल, जीन्स में अगर चेंजेस हो गए, मतलब वो इंडिविजुअल लगातार उस एनवायरनमेंट में रह रहा था तो उसकी वजह से उसमें कुछ ऐसे उसके जीन्स में चेंजेस हुए जो अब परमानेंट हैं, वो कंटिन्यूस एक लाइफ से दूसरी लाइफ तक जाते हैं, जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन सभी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी पैरासाइट जो हेलमिंथीज ग्रुप के हैं उनमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। To adapt this microenvironment, certain morphological, anatomical and physiological changes occurs because of which parasites survive in the host. Such changes which facilitate a parasite to adapt to parasitic mode of life in the host itself is called parasitic adaptations। ये हमने अभी डिस्कस किया। हेलमिंथीज आर मॉडिफाइड। अब जो भी चेंजेस होते हैं आपके, वो कैसे हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो उसके लिए अनेबल हो, और स्ट्रक्चर के चेंजेस जो होते हैं वो अल्टीमेटली किस में बदलते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि मैंने भी बताया कि एडेप्टेशंस आपके कैसे होते हैं, जेनेटिक लेवल पे चले जाते हैं, जीन्स के लेवल पे चले जाते हैं, प्रोटीन्स के लेवल पे चले जाते हैं। तो ये सभी एक्यूमुलेट होकर के क्या करते हैं, आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। फिजियोलॉजी अल्टीमेटली क्या करती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इन सभी चेंजेस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड किया हुआ है। पहले हम इन जनरल हेलमिंथीज का देखेंगे, फिर हम स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो आपके पैरासिटिक अडेप्टेशन अगर हम हेलमिंथीज में देखते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, ये 2 तरह के अडेप्टेशंस हम इसमें देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में क्या होगा, या तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो उसमें प्रेजेंट हैं
और वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, दे गेट रिड्यूस, दे गेट डी जनरेटेड। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो उस पर्टिकुलर एनिमल में नहीं हैं, लेकिन उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो सारी स्ट्रक्चर्स ज़रूरी हैं, तो एनिमल उन स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर लेके आता है, उनको अपने अंदर अटेन करता है। ठीक है, तो ये सभी आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी जनरेशन, वे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एनिमल के लिए ज़रूरी नहीं होती और वो उनको डी जनरेट कर सकता है। एंडोपैरासिटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें एज कम्पेयर टू एक्सोपैरासाइट ज़्यादा मॉडिफिकेशंस देखने को आपको मिलेंगे। तो डी जनरेशन में आप देखेंगे एंडोपैरासाइट अंडरगो सिंप्लीफिकेशन ऑफ अनयूजुअल ऑर्गन और पार्ट इन हेलमिंथ इज द लॉस पर्टिकुलरली इन्वॉल्व लोकोमोटरी ऑर्गेनल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डी जनरेशन किसका होगा, एक तो लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं होती है आपका, जब आप एंडोपैरासाइट की बात करते हैं वो पर्टिकुलर उसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ से उनकी लाइफ इजीली चल सकती है। मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से उनको फूड मटेरियल जो है रेडीली अवेलेबल फूड मटेरियल उनको मिलता रहे। तो आपका लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की ज़रूरत नहीं होती और डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही रिड्यूस डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि रेडीली अवेलेबल फूड आपको मिलता रहता है, रेडीमेड फूड अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स को आप देखेंगे तो हेलमिंथीज पैरासाइट लिव इन द बॉडी ऑफ द होस्ट वेयर सफिशिएंट फूड इज अवेलेबल विदाउट एफर्ट, सो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर क्वाइट अननेसेसरी फॉर दैम। सो द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर टोटली रिड्यूस्ड एक्सेप्ट इन सम लार्वल फॉर्म्स। आप ये देखेंगे फिशियोला में भी हमने देखा है, टेनिया सोलियम में भी हम देखते हैं, जब आप इनकी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं तो कुछ लार्वल स्टेजेस ऐसे होती है जहाँ पे आपको लोकोमोशन ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे कि मिरासीडियम लार्वा में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से आपके सर्केरिया लार्वा में आपको एक टेल नज़र आती है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। अदरवाइज लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं होती, जब बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो दे गेट रेडीमेड फूड। सो एलिमेंटेशन में अगर देखेंगे तो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल आपको डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जो होती है देयर इज अ रिडक्शन इन द एलिमिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, द डाइजेस्टिव मटेरियल आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द बॉडी। तो जो भी रेडिली अवेलेबल, जैसे आप लिवर में प्रेजेंट होंगे या इंटेस्टाइन की सर्फेस में प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ से जस्ट एब्जॉर्ब करने का इनका काम होता है। सेंसरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा, आपके एंडोपैरासिटिक जो लाइफ होती है उसमें सेंस ऑर्गन्स का बहुत ज़रूरत नहीं होती है, तो सेंसरी ऑर्गन्स भी कैसे होते हैं आपके रिड्यूस्ड कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं ना। अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स, तो अटेनमेंट मतलब वो सारी चीज स्ट्रक्चर्स जो उस लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को ये अटेन भी करते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसको ब्रॉडली करते हैं तो कुछ ऑर्गन्स होंगे जो उनको अटैच करवाएंगे, ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होंगे। इसके अलावा आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा, क्योंकि एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा अगेंस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय द होस्ट। ठीक है, तो कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होंगी, कुछ ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनका वेरी वेल डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम टीनिया सोलियम को देखेंगे तो वहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं वो इटसेल्फ बाकी सारे ऑर्गन्स जो है उसमें आपके हट जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्रोग्लोटिड कहते हैं, तो वो हम जब टीनिया सोलियम की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बहुत वास्ट होता है। एक तो क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, होस्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर होस्ट में ही इनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाईली डेवलप होता है, नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं। सो इस तरह से इन जनरल अगर हम बात करें अटेनमेंट की, तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं क्यूटिकल, द आउटर इंटेगमेंट और क्यूटिकल हेलमिंथीज पैरासाइट बिकम हाईली मॉडिफाइड एंड सो अडेप्टेड टू रेजिस्ट अगेंस्ट द डाइजेस्टिव जूसेस पासेस ऑफ द फूड एंड फॉर एडिशंस। ठीक है, तो कोई भी डाइजेस्टिव जूस है उसका इफेक्ट जो है वो इनके पे ना हो, इसके लिए क्या होता है, इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है। सेकंड, मस्कुलेचर, द वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर टैपवर्म enable them to distribute their elongated snake-like body throughout the length of the intestine of their host। इनकी जो लेंथ होती है, एक सेल में एक ही टीनिया सोलियम या एक बॉडी में एक ही टीनिया सोलियम प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लूक जो होते हैं आपके फेशियल हाइपेटिका जो है, ये आपके 200 के करीब हो सकते हैं एक बॉडी में, एक होस्ट में, लेकिन टीनिया सोलियम इतना लंबा होता है कि एक बॉडी में एक ही रह सकता है, तो उस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, मस्कुलेचर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। द एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट वर्म कैन ऑब्टेन विद ग्रेटर ईज ऑफ द प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट ऑफ द होस्ट।
ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, हेलमिंथीज आर वेरियसली मॉडिफाइड फॉर अटेंशन टू द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। ठीक है, अटैचमेंट के लिए आप देखेंगे सकर्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इनको जिसकी मदद से ये उस बॉडी से अटैच हो सकते हैं। इन सम सेस्टोडा एंड नेमेटोडा हुक्स और हुक लाइक स्ट्रक्चर्स also develop in or near the cephalic end, which help in attachment in the helminthes, as in Miracidium larva and Cercaria larva. यूनिसेलुलर सेक्रेटरी ग्लैंड्स जो होती हैं डेवलप होती हैं। मिरासिडियम लार्वा में आप देखेंगे कि यहाँ पे एडेसिव पेपिलास प्रेजेंट होते हैं। वो एडेसिव पेपिला क्या करते हैं, एडेसिव कुछ सिक्रेशंस का सेक्रेट करते हैं। जैसे ही वो अपने जो लिम्निया प्लेनॉर्बिस है, जो स्नेल है, उसके साथ जैसे ही अटैच होता है, फिर वहाँ पे आपका ये अटैचमेंट में हेल्प करता है और उसके बाद में ये जो है बॉडी से निकल भी जाता है। Vast reproduction, the reproductive organ shows a significant development and adaptation to the parasitism. There is vast increase in reproductive capability through greater egg production. Life history usually includes several larval stages of multiplication and for ease and short transfer from one host to another. आप मिरासिडियम फिशोला हेपेटिका की लाइफ देखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टीनियासोलियम की लाइफ देखते हैं, अगेन कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, तो इन सबको टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसमें बहुत मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल, ये सारे थे मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट में। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स इन द सेल इटसेल्फ। The fluke as a tissue element and inflammatory exudate have probably intracellular digestion. Osmoregulation होता है, osmotic pressure जो है of the parasite worm remain less than। अच्छा, osmotic pressure को हम देखते हैं कि जो इनके होस्ट का जो बॉडी का एनवायरनमेंट है और इनकी जो सेल का एनवायरनमेंट है, उसमें जो एक्सचेंज होना है मटेरियल का, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोरेगुलेटरी या ऑस्मोलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द पैरासिटिक वर्म रिमेन लेस देन और सेम एज दैट ऑफ देयर होस्ट, सो दैट देयर इज नो डिफिकल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ वाटर. Cestoda have very developed water osmoregulatory system and their pH tolerance is high. So this is again a very important aspect that is related with the endoparasitism to maintain the osmoregulatory aspect. Anaerobic respiration, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट लिव इन एन एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, बॉडी के अंदर है, ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो इनका जो सिस्टम है वो कैसा होता है, अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर देता है कि बिना ऑक्सीजन के ये आसानी से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है या जो भी फूड मटेरियल है, जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं एरोबिक कंडीशन में और एनारोबिक कंडीशन में, तो दोनों में ही जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में जो ऑक्सीजन जनरेट होती हैं, जो एनर्जी जनरेट होती है, वो एरोबिक की कंडीशन में बहुत कम होती है। ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट होता है। जबकि अगर हम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात करते हैं, तो लगभग 15 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जो होती है यहाँ पे लिबरेट होती है। तो anaerobic respiration में the intestinal parasites live in an environment completely devoid of free oxygen. Their evolutionary adaptations has resulted in a very low metabolic rate, which require a minimum amount of oxygen. Moreover, the respiration is of anaerobic type, consisting of extracting oxygen and food stuff and as they absorb and assimilate through their cuticle. The manner in which oxygen is liberated from the food is not clearly understood. In the absence of free oxygen, energy is obtained by fermentation of the glycogen, which is broken by glycolysis into the carbon dioxide and fatty acids. एंटी एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द हेलमिंथ पैरासाइट, पर्टिकुलरली इंटेस्टाइनल पैरासाइट, सिक्रेट एंटी एंजाइम्स। ठीक है, एंटी एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, तो कि कुछ तो कवरिंग होती है इनकी बॉडी पे जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ ये क्या करते हैं कि अपने होस्ट की बॉडी में कुछ एंटी एंजाइम्स भी डालते हैं, जिससे कि जो एंजाइम इनके अगेंस्ट में सिक्रेट होते हैं ये उसके इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। In some strange evolutionary manner, their ancestors developed these vital anti-enzymes and is quickly digested by the host. Some of the new medicines aim at nullifying the protective effect of these anti-enzymes, resulting in the digestion of the worm by their host. तो हम मेडिकली क्या करते हैं, वो दवाइयाँ डाल देते हैं या वो हम एंजाइम्स दे रहे होते हैं जो एंटी एंजाइम्स के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं और अल्टीमेटली होस्ट को जो है वो एलिमिनेट कर सकें। इन सेस्टोडा द ब्लडर ऑफ द सिस्टी सर्कस लार्वा इज डाइजेस्टेड बाय द होस्ट डाइजेस्टिव जूसेस, बट द स्कॉलर्स
remain unaffected. The eversion of colonies is also accelerated by the action of the host while, ठीक है। तो ये आपके एंटी एंजाइम्स हैं। अब हम बात करेंगे एक एक पैरासाइट की, फिशुला हिपेटिका एंड टीनिया सोलियम, इन दोनों का हम एग्जाम्पल वाइज इसको स्टडी करेंगे। आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, किस लेवल पर पूछा जाता है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी आंसरिंग, ठीक है। इन जनरल अगर पूछा जाता है आपको, तो इन जनरल आप दे सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, फिजियोलॉजिकल लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे। लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्टली आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, तो आप फिशुला का एग्जाम्पल दे सकते हैं या टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो फिशुला हिपेटिका आपका किस में आता है, टर्बिलियंस में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका बॉडी में क्या है, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ओरल सकर प्रेजेंट होता है और एक पोस्टीरियर सकर होता है जिसे हम एसिटाबुलम भी कहते हैं। इसके अलावा गोनोपोड है, ओरल बोन प्रेजेंट है। तो बहुत ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनकी, और लिवर में ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फिशुला हिपेटिका। लिव्स इन द लिवर एंड बाइल डक्ट ऑफ द शीप एंड एज एन एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो लिवर में प्रेजेंट है, बाइल डक्ट में प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे प्री डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इनको इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। इट इज़ वेरी वेल अडेप्टेड फॉर इट्स पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। इनफैक्ट on one hand adult fluke exhibit certain adaptive features, and on other hand a number of adaptive features may also be accounted from the various stages of its life history. The adaptations of the adult fluke and adaptations in the life history, दो लेवल पे हम जाके इसकी बात करेंगे। फिशुला हिपेटिका के अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कितना ब्रांच्ड है इसका इंटेस्टाइनल जो लिम्ब है, बहुत ब्रांच होती हैं, जिससे क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल ये एब्जॉर्ब करते हैं उसको फटाफट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखेंगे, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं कि दे आर हर्माफ्रोडाइट होते हैं इनमें, ठीक है। टेस्टिस इसमें दो टेस्टिस होती हैं और बहुत सारी इसमें ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें, नहीं सॉरी, सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है, दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर टेस्टिस एंड पोस्टीरियर टेस्टिस। ये जो बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्चुअली योग ग्लैंड्स। तो एडेप्टेशन अगर हम देखते हैं इनका एडल्ट और इनका पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में, तो एडेप्टेशंस ऑफ द एडल्ट फ्लूक में अगर देखेंगे तो बॉडी जो होती है कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, लीफ शेप होती है। लीफ शेप होने की वजह से इसका क्या सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो भी मटेरियल आना है, जिसका डिफ्यूजन होना है, उसका भी अमाउंट बढ़ जाता है। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद अ थिन क्यूटिकल विच प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द होस्ट्स एंटीटॉक्सिन्स। सीलिया आर एब्सेंट इन द एडल्ट फ्लूक में नहीं होते हैं क्योंकि लोकोमोशन की इनको जरूरत नहीं है। एडेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक सकर प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड विच प्रोवाइड इट फर्म अटैचमेंट विद द होस्ट टिश्यू से ये अटैच हो सकते हैं। Many cuticular spine over its body erode the host tissue, forming its food and also serve in saving the fluid from the being pushed away in the host ducts bile, ठीक है। तो अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो भी लिवर में आपके हैं वहाँ पे ये इजीली अपना टाइम जो थी निकाल सकते हैं। इसी तरह से इंटेस्टाइन में जब प्रेजेंट होते हैं तो रिवर्स जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है उसके अगेंस्ट भी अपने आप को ये बचा के रखते हैं। इट्स माउथ इज सिचुएटेड एंटीरियरली एंड मस्कुलर फेरेंक्स सर्व एज सकिंग द न्यूट्रिएंट, ठीक है। माउथ की वजह से और फेरेंक्स जो होती है वो कैसे होती है, सकिंग होती है, तो जो भी फूड मटेरियल होता है उसको ही सक करते हैं। और इनकी आपने देखी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो वेरी वेल डेवलप्ड होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लिवर से जब ये फूड को अटेन करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है। Since the process of digestion does not occur, anus is absent and hence circulatory system is wanting because the various organ of alimentary canal distribute the already digested food material to the different parts of the body, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं थी। मैंने अभी जब हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी वहाँ पे मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन जो होती है इसकी हाईली ब्रांच्ड होती है, सो देयर इज नो नीड फॉर द एडिशनल सर्कुलेटरी टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेशन भी हो जाता है, इसमें एनस नहीं होता। एज वी नो दैट प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन रेफरेंस विद कि एनस जो होती है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है। एस के हेल्मिन्थीज में अगर आप देखेंगे तो एनल पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देर इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है।
सिंस इट लिव इन एन एनवायरमेंट विच इज डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसा होता है, एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। नर्वस सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन्स की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लोकोमोशन की जरूरत नहीं होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हैं इसमें क्या होता है, आपके फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी वेल ब्रांच्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वेरी वेल डेवलप्ड होता है, बेस्ट सूटेड फॉर इट्स पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। Since adult fluke lives in the body of the sheep, hence it may die with the death of the sheep. Therefore, there is a need of secondary host for the transference of parasite from one host to another, so that it may be continued. Hence, snail is the secondary host. ठीक है, तो दो होस्ट के बीच में इसकी लाइफ जो होती है वो चल रही होती है, शीप एंड स्नेल, दो के बीच में चल रही होती है। अच्छा, इनमें क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर भी होता है, यानी अगर उसी स्पीशीज का लिमनिया नहीं मिलता या नहीं मिलता है तो इनका फर्दर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए भी इनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके। लाइफ हिस्ट्री का अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ एग्स टू ओवरकम देयर वेस्टेज ड्यूरिंग द ट्रांसफरेंस, द एग्स आर टू पास डाउन द बाइल डक्ट इनटू इंटेस्टाइन शीप एंड देन टू आउटसाइड विद द फीसेस। ये हमें इसकी जब लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं तो हमें पता है। हेंस द फर्टिलाइज्ड एग आर एनक्लोज्ड इन काइटिनस कवरिंग द शेल व्हिच प्रोटेक्ट द जाइगोट फ्रॉम द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। द शेल्ड एग्स आर कॉल्ड कैप्सूल्स। ठीक है, एग के चारों तरफ एक कवरिंग है, कैप्सूल्स जिसे हम कहते हैं। मिरासीडिया आर द फर्स्ट लार्वी टू कम आउट ऑफ द कैप्सूल। तो सबसे पहले जो लार्वा निकलती है वो मिरासीडियम लार्वा होता है। उसमें क्या होता है, एक्टिव स्विमिंग होती है, तो वहाँ पे आपको सीलियाज बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, आइज भी प्रेजेंट होती है वहाँ पे आपके। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन भी डेवलप होता है, आई स्पॉट प्रेजेंट होती है, एक्स शेप्ड ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी होस्ट इनका क्या होता है, लिमनिया एंड प्लेनॉर्बिस होता है। स्पोरोसिस्ट लीड पैरासिटिक लाइफ, इट्स बॉडी इज कवर्ड विद सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस। जर्म बॉल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जिसमें कि लार्वा विद इन लार्वल स्टेजेस होती हैं। ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं, जब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल अरेंजमेंट होता है अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेंटेन करने के लिए। लार्वा में लार्वा का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट गेट फर्टिलाइज्ड एक लार्वा में आप दूसरी लार्वल स्टेज को देखते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज मेटास्टेसिस। लोकोमोटरी ऑर्गेनल ऑफ द रेडिया एंड सर्केरिया। ठीक है, रेडिया में आपको लैपेट्स मिलते हैं एंड सर्केरिया में टेल मिलती है, एनेबल देम टू मूव एंड फाइंड आउट देयर वे इनटू द फ्रेश टिश्यू ऑफ द स्नेल। सर्केरिया इस तरह से, मतलब आप रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेंटेन करने के लिए एक एक दो लाइन में आप इनके लार्वा को डिफाइन कर सकते हैं। सर्केरिया फाइंड देयर वे आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्नेल एंड लीड ए वेरी शॉर्ट लाइफ, फ्री लाइफ एंड गेट enclosed in a cyst secreted them itself on the vegetation. The cystic Cercaria called metacercaria on vegetation make sure their entry uh, into the sheep body due to herbivorous habit of the sheep. Metacercaria can live for a longer period of waiting for entry into the sheep's body as they well protected in the cyst to overcome the climatic hazard. Mode of parthenogenetic reproduction of the larva further ensure the continuity of life. ठीक है, पार्थोजेनेटिक डेवलपमेंट भी होता है, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, एक बॉडी के अंदर ही आपको पता है फ्रूट्स जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, नियर अबाउट 200 फ्रूट्स रह सकते हैं, तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन मगर फिर भी इनकी बॉडी कैसी होती है, इनमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नाउ अब हम टीनिया सोलियम को देखते हैं। तो टीनिया सोलियम जो है ये आपका अगेन एक एंडोपैरासाइट नेचर का हो जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, दीज आर रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टेप वर्म हम इसको कहते हैं, बहुत लंबा होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर सेगमेंटेड होता है थ्रू सूडो मेटामरिज्म, यहाँ पे हम शब्द को यूज़ में लेते हैं। तो बॉडी कैसे होती है, सेगमेंटेड होती है, बर्थ के बाद में बॉडी में सेगमेंट्स बनते जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉबिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि एक नया सेगमेंट बनता है और पुराना सेगमेंट जो है बॉडी से डिटैच होता है और फिसिस के थ्रू फिर होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो मेच्योर सेगमेंट होते हैं उनकी ब्यूटी क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही प्रेजेंट रहते हैं। Tapeworm lives as an internal parasite and they have to make several adjustments for the same. The following are the few of adaptations made by the tapeworm to make their life easy in their host. ठीक है, presence of enzymatic resistant covering, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चार तरफ ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगी तो ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं,
यहाँ पे हुक्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स विद सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं विद हुक्स। आप टीनिया फेशियोला को देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सक्कर्स विद हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नेक रीजन जो होता है, यहाँ पे आपके सेगमेंट्स लगातार बनते रहते हैं, ठीक है, इसको हम स्टोबलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और जो सेगमेंट्स होते हैं हम क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड कहते हैं। तो प्रोग्लोटिड 3 तरह के होते हैं, इमेच्योर एंड मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड में सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डेवलपिंग एग्स जाइगोट्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है ये बॉडी से डिटैच हो जाता है, टीनिया सोलियम की बॉडी से डिटैच होकर होस्ट के फेसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है और फिर अपना फर्दर डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सक्कर्स फॉर द अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनको अपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अगेंस्ट अपने आप को बनाना रखना होता है, तो इसमें से ये अपने आप को अटैच करते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड कॉलेज सर्व द पर्पस ऑफ अटैचमेंट टू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द होस्ट इंटेस्टाइन सो दैट द पैरासाइट इज नॉट इजेक्टेड फ्रॉम द intestine due to peristaltic contraction। anaerobic type of respiration होता है, absence of other body system होता है, absence of digestive system, there is no need for the digestive system। अच्छा, दूसरा ये सिस्टम आप इनकी जो बॉडी सेगमेंटेड होती है उस सेगमेंटेशन को भी मतलब उस सेगमेंटेशन को भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के सिस्टम्स ना हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं ये मेंटेन नहीं होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द जाइगोट, इसके लिए उनकी क्या होती है, इसके चारों तरफ शेल या कवरिंग प्रेजेंट होती है। आप देखते हैं इसके अंदर जो लार्वा होते हैं, हेक्साकियंस लार्वा हैं, ऑन्कोस्फीयर लार्वा हैं, तो ये सारे आपके जो लार्वा होते हैं उनकी चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज वेरी वेल डेवलप्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ह्यूज नंबर ऑफ एग्स, 40,000 एग्स पर ग्रेविड और पर प्रोग्लोटिड। आप देखिए कितना इसमें सेगमेंट्स होते हैं और हर एक सेगमेंट कितने ऑलमोस्ट 40,000 जो है नंबर ऑफ एग्स जो है वो बनते हैं। द रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच ह्यूज नंबर ऑफ एग्स इज दैट दीज पैरासाइट फेस मेनी चैलेंजेस फॉर द सर्वाइवल। दूसरा इसमें इसी पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है हर्माफ्रोडाइटिज्म एंड प्रोग्लोटाइजेशन। देखिए एक होस्ट बॉडी में एक ही टीनिया सोलियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो फर्टिलाइजेशन जो भी मेच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इनके प्रोग्लोटिड्स को देखते हैं तो सबसे पहले इमेच्योर आते हैं, देन वो आते हैं जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों सिर्फ मेल होता है, और उसके बाद वो आते हैं जिसमें मेल और फीमेल आपके दोनों सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट सेगमेंट्स में भी अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दो टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो एक ही इंडिविजुअल में आप ये दोनों टर्म्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर एक ही प्रोग्लोटिड में जो मेल और फीमेल ऑर्गन हैं अगर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन है तो आप इसे क्या कहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर एक ही प्रोग्लोटिड में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आप इसे कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर दो अलग अलग प्रोग्लोटिड्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो आप इसे कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो self fertilization within the same proglotid or cross fertilization with another proglotid of the same worm is ensured by the hermaphroditism and proglotization. Huge number of reproduction make it able to ensure for the transference of at least few embryo to pig and of the larva from pig to man, ठीक है। तो इनकी लाइफ जो है वो दो होस्ट के बीच में चलती है, मैन एंड पिग। मैन आर द प्राइमरी होस्ट एंड पिग इज द सेकेंडरी होस्ट। तो इस इन दोनों के बीच में अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इस तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ए टैपवर्म कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 30 years and every year it shed about 2500 gravid proglotid and containing nearly 30,000 to 40,000 oncosphere in each of them। तो आप देखिए, आप कैलकुलेट करके देखिए कितना वास्ट इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कितने नंबर में ये एग्स ऑफ जो जाइगोट है उनको प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। द सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स लाइफ साइकिल हाउ लोअर्स द चांसेस ऑफ हैजार्ड्स एज इट फेसेस दैट इट्स ट्रांसफर फ्रॉम मैन टू पिग एंड पिग टू मैन।
Pigs being coprophagy in the habit automatically approach the human feces containing the oncosphere and ingest them to become infective. And man also feed on the pork and hence by ingestion measly pork it become infect. तो दोनों की फीडिंग हैबिट जो है वो इनके एग के ट्रांसपोर्ट को इजी बनाती है. पिग आपको पता है कॉप्रोफैगी है, ह्यूमन फेसिस का उनका फूड मटेरियल होता है, तो वहाँ पे आपको ऑन्कोस्पियर लार्वास जो होती हैं वो मिलते हैं. और मैन जो है वो पिग्स पिग्स का जो फ्लैश होता है मीजली पोक जिसे हम कहते हैं, उसको अगर वो ले लेते हैं जिसमें कि इन्फेक्टेड लार्वास प्रेजेंट है, तो ये बहुत आसानी से जो होती हैं ये अपनी लाइफ को मेंटेन कर जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिटिक अडेप्टेशंस इन हेलमिंथीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको यूजी पीजी में आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू.